नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए पिछले लेक्चर की कड़ी को आगे हम बढ़ाते हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको ई कंटेंट के रूप में इंटरनेट पर जो मौजूद भाषा के बारे में जो भी कुछ बातें थी वो मैंने आपको भेजी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो समझ में आई होगी और आपने उसको गंभीरता से सुना होगा। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं इस लेक्चर में वही बातें आपको अपने तरीके से, अपने शब्दों में, आसान तरीके से आपके सामने रखूँगा। आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, प्रश्न पत्र क्रमांक 11 का नाम ही हिंदी भाषा रखा गया है और उसके आगे जाकर इस पाठ्यक्रम में पहला जो पाठ रखा गया है वो है भाषा के बारे में। अर्थात हिंदी भाषा पेपर का नाम है, लेकिन पहले पाठ में हिंदी भाषा के बारे में कुछ बातें नहीं कही जाएगी, मात्र भाषा के बारे में बातें कही जाएगी। मतलब भाषा एक व्यापक चीज है और उसमें से एक हिंदी भाषा है। तो पहले हमें भाषा को समझना होगा और भाषा के बाद भाषा के जो रूप है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, इनके रूपों को या इनके प्रकारों को थोड़ा सा हमें देखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिएगा, भाषा के बारे में अगर हम ये कहेंगे या फिर समझ लीजिएगा कि मैं अगर ऐसा पूछूं आपको कि भाषा किसे कहते हैं, मुझे पता है कि आप जब से बोलना सीखे हैं तब से लेकर आज तक और यहाँ से आगे भी भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इतना भी मुझे पता है कि आज तक आपके दिमाग में ये कभी भी ख्याल नहीं आया होगा या कभी भी विचार नहीं आया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा और इस प्रश्न को थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में डालकर उसका उत्तर पाने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसका उत्तर आपको मिलता है तो उसको इस पाठ्यक्रम में रखी गई बातों को थोड़ा सा जोड़ के उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप विचार करें कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए, आपने अब तक भाषा को लिखित रूप में, मौखिक रूप में, सांकेतिक रूप में वहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन ये कभी भी समझने की कोशिश नहीं की है कि ये भाषा होती क्या है, कैसे निर्माण होती है और किसे भाषा कहेंगे। ये प्रश्न है, ये मूलभूत प्रश्न है और मुझे लगता है कि भाषा के छात्रों को इन प्रश्नों के जवाब देने आना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा उससे अवगत कराना चाहता हूँ। सुनिए, मनुष्य एक पशु है या मनुष्य एक प्राणी है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मनुष्य प्राणियों से या पशुओं से आगे एक मनुष्य के रूप में उसकी पहचान क्यों बनी है? क्या आपने कभी ये फर्क किया है कि मनुष्य और प्राणी के बीच में, मनुष्य और पशु के बीच में क्या अंतर है? तो सबसे प्रमुख अंतर है, मनुष्य बोलना जानता है, पशु बोलना नहीं जानते। अब ये बोलना क्या है? तो देखिएगा कि मनुष्य चिंतन, मनन और बुद्धि के आधार पर वह अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने मुख से आवाज निकालता है। पशु भी अपने मुख से आवाज निकालते हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाजें जो है विशिष्ट संकेतों से उनके बीच में ही वहां पे फैली हुई है। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने पशुओं के जैसे ही अवयव पाने के बावजूद भी, अवयव मतलब जिनको वागेंद्रिय कहा जाता है, जिनके द्वारा हम भाषा बोलते हैं, ये अवयव जो है मनुष्य के पास भी है और पशुओं के पास भी है। तो ये अवयव कौन कौन से हैं?
उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिएगा, पहला अवयव दांत, ये मनुष्य के पास भी है और पशुओं के पास भी है। दूसरा है जीभ, ये भी दोनों के पास है। तीसरा है तालु, ये भी दोनों के पास है। चौथा है ओठ और पांचवा है कंठ। देखिए, ये 5 अवयव लगभग आपको सभी पशुओं में दिखाई देंगे, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली अगर सोचेंगे तो थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि मनुष्य जिस प्रकार दांतों का इस्तेमाल खाना चबाने के लिए करता है, उसी प्रकार पशु भी उसका इस्तेमाल खाना चबाने के लिए करते हैं। जीभ का इस्तेमाल मनुष्य जिस प्रकार स्वाद के लिए करता है, उसी प्रकार पशु भी उसी काम के लिए वो करते हैं। तो अंतर कहाँ पे आ जाता है? अंतर मनुष्य ने वो कला जो है अर्जित की है, बुद्धि के आधार पर, विचार के आधार पर, चिंतन के आधार पर, मनन के आधार पर मनुष्य ने दिए हुए या प्राकृतिक रूप से उसको प्राप्त जो अवयव है, उसके आधार पर उसने भाषा बोलने की कला जो है वो उसने प्राप्त की है। तो देखिएगा, हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी भाषा उच्चारित करते हैं, उसको उच्चारित करने के लिए मैंने जो अभी अवयव बताए थे वो वहां पे काम में लाए जाते हैं। सबसे पहले कंठ, दूसरा तालु, तीसरा जीभ, चौथा दांत और पांचवा जो है ओठ। अर्थात ये 5 अवयव जो है आपको भाषा बोलने के लिए मदद करते हैं। और मैंने जो अभी प्रश्न आपको कहा था कि भाषा किसे कहते हैं, अब थोड़ा बहुत आपके दिमाग में उसका उत्तर आया होगा कि भाषा का संबंध हमारे मुख्य अवयवों से किस प्रकार से है। मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, आप भी बोलते हैं, सुनने वाला सुनता है, तो ये वार्तालाप जो चलता है, तो ये वार्तालाप ही एक प्रकार से भाषा है। अर्थात मुझे बताना क्या है कि मनुष्य जिन ध्वनियों के जरिए, जिन आवाजों के जरिए अपने मस्तिष्क के विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, वही क्या है? भाषा है। अब देखिएगा, अब विचारों को पहुंचाने के तरीके कितने हैं या भाषा के रूप कितने हैं? तो मुख्यतः भाषा के रूप 3 हैं। कौन कौन से? पहला है मौखिक रूप। मैं जिस प्रकार से अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, ये भाषा का मौखिक रूप है। मैं वही बात अगर आपको किसी कागज पर लिखे दे दूं तो वो भाषा का लिखित रूप है। और तीसरा रूप बन जाता है सांकेतिक रूप, मतलब कुछ सांकेतिक इशारों के आधार पर भी भाषा वहां पे काम करती है। तो समझ लीजिएगा, भाषा के मुख्यतः 3 रूप बन जाते हैं। एक पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा जो है सांकेतिक रूप। प्रकृतितः हम भाषा को इन तीनों रूपों से चलाते हैं मतलब क्या करते हैं? तो हम अपने मस्तिष्क के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? भाषा के मौखिक रूप में हम अपने मुख से निकली हुई आवाज के जरिए, ध्वनि के जरिए या उसको विशिष्ट तरीके से बोलकर जो है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा का जो दूसरा रूप है लिखित रूप, हमारे द्वारा हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार उभरते हैं, उन्हीं विचारों को हम लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखित तौर पर वहां पे प्रस्तुत करते हैं, तब वो भाषा का लिखित रूप बन जाता है। और तीसरा जो है सांकेतिक रूप, हमारे दिमाग में जो भी कुछ विचार उभरते हैं उनको हम किसी इशारों के जरिए दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो समझ लीजिएगा ये भाषा का सांकेतिक रूप है। तो ये 3 बातें जो है भाषा के संप्रेषण के लिए आवश्यक होती है। और दूसरी बात, भाषा विशेषता 1 से 2 व्यक्ति में, मतलब एक व्यक्ति बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला, उनके बीच काम करती है। सुनने वाले अनेक हो सकते हैं, बोलने वाले भी अनेक हो सकते हैं,
लेकिन भाषा के संप्रेषण के लिए, भाषा के प्रस्तुति के लिए वक्ता और श्रोता की वहाँ पे आवश्यकता होती है और उसके आधार पर ही भाषा का काम चलता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि आसान शब्दों में, और अगर इसको बताने की कोशिश करूं या फिर विद्वानों द्वारा किताबों में जो बातें बताई गई हैं, ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिएगा, भाषा एक प्रकार का साधन है और जिसके जरिए मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। देखिएगा कितनी सरल बात है कि भाषा एक प्रकार से साधन है। साधन मतलब क्या कहेंगे हम उसको? मान लीजिएगा कि आपको कुछ लिखना है, तो आपके लिए लिखने के लिए जो पेन आती है वो आपकी साधन बन गई। लिखने के लिए जिस पन्ने पर आप लिख रहे हैं वो पन्ना आपका साधन हो गया। उसी प्रकार से अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जो भी कुछ भाषा हम इस्तेमाल करते हैं वो साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? अपने विचारों को कभी कभी बोलकर, कभी कभी सुनकर, कभी लिखकर, तो कभी पढ़कर जो है अपने विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और इसी आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से, कथित मतलब बोलकर, लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे हम भाषा कहेंगे। देखिएगा कि वही बात फिर से एक बार आसान शब्दों में कही गई है। अपने भावों अथवा विचारों को लिखित अथवा कथित रूप में बोलकर दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, ये लेन देन की जो प्रक्रिया है भाषा के माध्यम से चलती है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो कहेंगे सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। सार्थक ये शब्द थोड़ा सा नया है, आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसका अर्थ ये है, सार्थक मतलब मनुष्य उन्हीं शब्दों को उच्चारित करता है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ वहां पे मौजूद होता है। मतलब सार्थक वाणी से तात्पर्य यह है कि बोलने वाला जब भी कोई बात कहेगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा और सुनने वाला उस अर्थ के आधार पर आगे की क्रिया करेगा। तो ये सार्थक वाणी भाषा के रूप में वहां पे आ जाती है। और एक बात, बच्चों आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरों को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। मतलब ये बात बहुत प्राचीन है, पुरानी है, जिस समय मनुष्य जंगलों में रहा करता था और उन आदि मानवों की जो भाषा थी वो संकेतों के आधार पर वहां पे कार्यरत थी और वो आदि मानव जो है अपने भावों को, विचारों को एक दूसरों तक संकेतों के माध्यम से अपने विचार जो है पहुंचाते थे। परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझा पाना बहुत कठिन था। देखिएगा कि अगर आपको बहुत दुख हुआ है, आपको दुख हुआ है ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में हुआ है, आपके वो दिल को दहला उठा है, ये बात आप वहां पे संकेतों के माध्यम से समझा नहीं पाते। तो ये कुछ मर्यादाएं जो है सांकेतिक भाषा के वहां पे बताई गई थी और वो आदि मानव जो है उस समय अपने भावों को संपूर्ण रूप से संकेतों के माध्यम से समझा पाना या समझाना उसके लिए कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल भी खेले होंगे, जिसको आज डम शो भी कहा जाता है। मतलब कोई इशारे करता है और उन इशारों के आधार पर सामने वाले को, देखने वाले को वो जो इशारे कर रहा है उसके आधार पर कुछ गाने जो है उसको बताने होते हैं। तो ये बात जो है, ये खेल जो है उसी का एक हिस्सा है, समझ लीजिएगा, उसी की एक कड़ी है कि संकेतों के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता था। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। मतलब वो खेल
आसान तो लगता है लेकिन उतना आसान नहीं होता, क्योंकि गानों में आए हुए जो शब्द है और उन शब्दों के अर्थ अगर आपको हाव भाव के जरिए, संकेतों के जरिए अगर व्यक्त करने हैं तो उसकी कठिनाई उस समय महसूस होती है। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था, मतलब मनुष्य के पास उस दौरान भाषा नहीं थी और उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव जो है व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे, तो उसको इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से ध्वनियां निकालना या मिली जुली ध्वनियों को निकालना शुरू किया और मिली जुली ध्वनियों के आधार पर उसने शब्द बनाने की कोशिश की और शब्दों के मेल से बनी भाषा। देखिएगा, भाषा की शुरुआत या भाषा का निर्माण या भाषा का आरंभ अगर उसके बारे में हम सोचेंगे तो आदि मानवों तक हमें जाना पड़ता है, जिस समय मनुष्य जंगलों में रह रहा था और जैसे जैसे मनुष्य समूहों में बढ़ता गया, उनकी आबादी बढ़ती गई, उस दौरान उनको लगने लगा कि हमें अपने विचार दूसरों तक अगर पहुंचाने हैं तो इशारे करने लगे, संकेत करने लगे और संकेतों से आगे जाकर उनको और लगने लगा कि हमें और कुछ बात कहनी है, तो वो आवाज के जरिए, ध्वनियों के जरिए वो बात कहने लगे। और उससे भी आगे जाकर उन्होंने ये कोशिश की कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियां एक साथ बोलकर उसके विभिन्न प्रकार के अर्थ उन्होंने ग्रहण करना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे उन्हीं ध्वनियों के आधार पर बहुत सारे शब्द उन्होंने कहना शुरू किया और उन शब्दों के आधार पर बाद में जो है भाषा निर्माण हुई दिखाई देती है। अब देखिएगा, हम ये बात थोड़ा सा पशु पक्षी जो है उनके बारे में भी हम लागू कर सकते हैं। आप कभी वन में घूमे होंगे या जंगल में घूमे होंगे तो पशु पक्षियों की जो आवाजें हैं, तो वो आवाजें आपको इसके साथ जो है आप उसका संबंध जोड़ सकते हैं कि वो विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। अगर कोई संकट आया है तो पक्षी अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं, अगर कोई दूसरी बात या दूसरा कुछ उनको संदेश देना है तो वो उस प्रकार की आवाज निकालती है। अर्थात ये सभी बातें जो है ध्वनियों से आगे बढ़कर धीरे धीरे भाषा के रूप में वहां पे तब्दील हुई दिखाई देती है। अर्थात आपको अब समझ में आया होगा कि हम जिस भाषा की बात कर रहे थे वो भाषा मनुष्य के पास कैसे आ गई और मनुष्य ने धीरे धीरे भाषा को इस्तेमाल करना कैसे शुरू किया और उसके आधार पर आज मनुष्य जो है अन्य पशुओं की तुलना में कितना विकसित हुआ है, ये हम आप सभी देख रहे हैं। अर्थात भाषा मनुष्य के पास प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से मिली हुई एक शक्ति है और वो शक्ति जो है अन्य पशुओं के पास न होने के कारण आज भी पशु उसी अविकसित अवस्था में जी रहे हैं। मनुष्य का विकास केवल और केवल भाषा के कारण हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे उसके द्वारा जो भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास ही ये आज मनुष्य को विकास की कगार पर लेके आए हैं। तो ये भाषा से संबंधित कुछ बातें थी। अगले लेक्चर में मैं भाषा के बारे में या भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और वहां से आगे हमारे पाठ का जो मुद्दा है भाषा की परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं, ये बातें हम थोड़े अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।